नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि हम डायरेक्ट समास के भेद क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जो समास की परिभाषा है, समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, सामसिक पद किसे कहते हैं, ठीक है, और समास के भेद कितने होते हैं, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो जो हमारे समास के मुख्य 6 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के भेद 6 होते हैं। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है। आज के हम इस वीडियो में समझेंगे द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है और आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। द्विगु समास। सबसे पहले हम देखेंगे कि द्विगु समास होता क्या है। जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, क्या हो? संख्यावाची विशेषण हो, और समस्त पद समूह का बोध कराता हो। किसका बोध कराता हो? समूह का, यानी ग्रुप का बोध कराता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। जिस समस्त पद में पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। अब हमारे समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी पहला पद और दूसरा पद। ठीक है। तो अगर पूर्व पद यानी पहला पद अगर हमारा संख्यावाची विशेषण है और समस्त पद समूह का बोध करा रहा है, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अब हम देखेंगे इसके उदाहरण। अगर आप उदाहरण देखेंगे तो आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। समस्त पद और इसका विग्रह। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, समस्त पद किसे कहते हैं? शब्द समूह के संक्षिप्त रूप को। किसको? शब्द समूह के संक्षिप्त रूप को समस्त पद या सामसिक पद कहा जाता है। और विग्रह किसे कहते हैं? विग्रह किसे कहते हैं? जब हम इनको तोड़ कर लिखते हैं, यानी इसका खंडन करके लिखते हैं, यानी समस्त पद को अलग अलग करके लिखने को हम समास विग्रह कहते हैं। जो हमारा समस्त पद है, हम उसे अलग अलग करके लिखेंगे, यानी खंडन करके लिखेंगे, तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। तो अब देखेंगे इसके उदाहरण। देखेंगे समस्त पद शताब्दी। अब हम इसका विग्रह करके देखेंगे। जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा था कि पहला पद हमारा संख्यावाची विशेषण होता है और समस्त पद हमें किसका बोध कराता है? समूह का। तो शत, शत का अर्थ क्या होता है? 100। और अब्द, अब्द का अर्थ क्या होता है? साल। यानी जो सब 100 साल हो जाती हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको? शताब्दी। क्या बोलते हैं? शताब्दी। ठीक है। तो शत है, शत यानी 100। तो हमें जो पहला पद है वो किसका बोध करा रहा है? किसी संख्या का बोध करा रहा है। और पूरा पद यानी समस्त पद है वो किसका बोध करा रहा है? एक समूह का, यानी 100 सालों का जब समाहार हो रहा है, यानी 100 सालों का एक समूह बन रहा है, तो हमारी क्या बन रही है? शताब्दी बन रही है। तो पहला पद हमारा संख्या का बोध करा रहा है और समस्त पद हमें समूह का बोध करा रहा है। तो कौन सा समास है हमारा इसमें? कौन सा है? द्विगु समास। ठीक है। 100 सालों का समाहार। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं नवग्रह। नवग्रह यानी नव अर्थात 9। पहला पद, जैसे कि अभी बताया था कि पहला पद संख्या का बोध करा रहा है, नव यानी 9, ग्रह माने ग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। नव यानी 9, पहला पद संख्यावाची है, संख्या का बोध करा रहा है, ग्रह यानी ग्रह। तो दोनों पद जब मिलकर, पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद हमारा समस्त पद हमारा समूह का बोध करा रहा है, तो हमारा कौन सा समास होता है? वहाँ द्विगु समास होता है। तो 9 ग्रहों का समाहार। अब देखिए चौमासा। चौमासा में पहला पद क्या है? संख्यावाची। चौ मतलब 4, मास मतलब महीने, 4 मासों का समूह।
ठीक है। त्रिवेणी, वेणी का मतलब होता है नदियाँ, ठीक है। 3 वेणियों का समूह यानी 3 नदियों का समूह, जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा द्विगु समास में क्या देखा था, दोबारा देखेंगे। पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे द्वंद्व समास। अब हम द्वंद्व समास की परिभाषा देखेंगे, इसे भी हम बिल्कुल आसानी से समझेंगे, ठीक है। और मैं इसका रिवीजन भी कराऊंगी लास्ट में। इस समस्त पद के दोनों पद, फिर से मैं दोहराना चाहूँगी बात को कि हमारे समास जो होते हैं उनमें कितने पद होते हैं, उनमें 2 पद, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। तो इस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी न तो पूर्व पद प्रधान है, पूर्व पद या फिर उत्तर पद, किसी एक पद के बारे में बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। ये दोनों पद किसी योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? योजक चिन्ह से। और समस्त पद बनाते समय और, तथा, अथवा या योजकों का लोप हो जाता है, यानी वो छुप जाते हैं। पता कब पड़ता है इनका कि और है या है अथवा, जब हम इसका विग्रह करके देखते हैं, यानी इनका खंडन करके देखते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम दोबारा देखेंगे। इस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं। ये दोनों पद किसी योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दे के पढ़ेंगे, क्योंकि बस यही छोटी सी एक पहचान है जिससे आप इसे पहचान सकते हो, ठीक है, बहुत सरल भी है। ये दोनों पद योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं और समस्त पद बनाते समय इनमें और, तथा, या, अथवा योजकों का लोप हो जाता है, ठीक है। अब इसके उदाहरण देखेंगे कैसे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और फिर हम इसकी ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। देखिए, समस्त पद, अब विग्रह, ठीक है। समस्त पद यानी शब्द समूह के संक्षिप्त रूप को हम समस्त पद कहते हैं। सुबह शाम, अब ये दोनों पद हैं, सुबह शाम, ये किससे जुड़े हैं? योजक चिन्ह से। और हम जब इसका विग्रह करके देखेंगे तो क्या आ रहा है? सुबह और शाम, ठीक है। 3, 4 योजक चिन्ह से जुड़े हैं और विग्रह करके देखेंगे तो क्या आ गया? 3 या 4। अपना पराया, अपना अथवा पराया। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। देवासुर। अब यहाँ दोस्तों इस उदाहरण को हम थोड़ा डीपली देखेंगे, क्योंकि मैंने अभी परिभाषा में बताया, आप कहोगे कि आपने तो बताया कि योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? इसमें तो योजक चिन्ह है ही नहीं। तो हम यहाँ देखेंगे, इसका विग्रह करके देखेंगे। देवासुर यानी देव असुर, ठीक है, इसका विच्छेद करके देखेंगे। देव प्लस असुर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देव और असुर, असुर यानी राक्षस। तो देवता का उल्टा अगर हम विलोम करके लिखें तो देवता का मतलब क्या होता है? देवता यानी देव। और देवता का उल्टा करके हम लिखेंगे यानी विलोम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो असुर हो जाएगा, राक्षस, दैत्य, दानव, ठीक है। तो देवासुर, देव और असुर, ठीक है, यानी देवता और राक्षस। अब हम इसकी ट्रिक देखेंगे। ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक इसकी ये है, सिर्फ 2 पंक्तियों में है इसकी ट्रिक, कि द्वंद्व समास जो होता है उसकी पहचान है कि दोनों जो पद होते हैं वो योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? योजक चिन्ह द्वारा, ठीक है। और सबसे बड़ी पहचान क्या है इसकी? शॉर्ट ट्रिक है इसकी कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी प्रतिद्वंदी होते हैं, विलोमी होते हैं, विपरीत होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखो, जब आप सुबह का उल्टा लिखोगे तो शाम, शाम का उल्टा लिखोगे सुबह, 3 का उल्टा 4, अपना का उल्टा पराया, गुरु का शिष्य, देवासुर यानी देव प्लस असुर यानी देव का उल्टा असुर, माता पिता, सुख दुख, पाप पुण्य, धूप छाँव, आगे पीछे, रोटी दाल रोटी, मार पीट, धन दौलत, ये क्या है? ये हमारे द्वंद्व समास के ही उदाहरण हैं, ठीक है। तो यहाँ छोटा सा चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है बस, कि इस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और ये दोनों पद किसी योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। और जो समस्त पद होता है, समस्त पद बनाते समय इनमें और, अथवा, तथा, या
इन योजक चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी वो छुप जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने द्विगु समास और द्वंद्व समास, ये दो समास हमने विस्तार पूर्वक पढ़े थे, विस्तार से समझे थे। और आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। ठीक है, तो फिर से हम इसका रिवीजन करेंगे कि जिस पद में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और किसी योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं और जब समस्त पद बनाते हैं तो उनमें और, अथवा, तथा इन योजकों का लोप हो जाता है, तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने द्विगु समास और द्वंद्व समास को बहुत सरलता से और बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ा था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। इसके जो और भी भेद हैं हम उनको पढ़ेंगे, जैसे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। इनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।